हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट साइंस फोरम। और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये आखिर होते क्या है। जैसे कि यहाँ पे सेल ये वर्ड यूज़ किया गया है, आप सभी को पता होगा सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर पृथ्वी पे इतनी डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स में, तो इनके जो बेसिक यूनिट है ये पृथ्वी पे आए कब, ये बने कब, क्या इनमें कुछ रिलेशन है, क्या इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, या फिर सिर्फ इनमें डिफरेंसेस ही पाए जाते हैं। चलो अभी इसको हम डिटेल में जानेंगे। अभी साइंस पढ़ते वक्त मेरा ये सजेशन है कि आप हमेशा वर्ड की मीनिंग की तरफ ध्यान दिया करो। जैसे इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अगर इन वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो हमको मिलता है प्रो कैरियोट, मतलब प्रो कैरियन और ओट। यूकैरियोट में यू कैरियन और ओट। इसमें जो प्रो है ये इंग्लिश वर्ड है, कैरियन ये ग्रीक से लिया गया है, ओ टी ई ये भी क्या है, इंग्लिश वर्ड है। इसमें अगर आप देखते हैं तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है नट या फिर कर्नेल। कर्नेल क्या होता है, इट इज़ द सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। आपने जिया मिर्च देखा होगा, मक्का, कॉर्न, उसमें जो येलो कलर के दाने होते हैं उसको बोलते हैं कर्नल। कोई भी ऐसा एक सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट में जो सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो भी पहले का, ऐसे टाइप के यूनिट को बोला है प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जो शुरुआत के सेल थे, बिफोर मतलब क्या, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स थे, वो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स में जो सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। विथ रेफरेंस टू दैट इनको बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरे आते हैं यूकैरियोट्स। यू मतलब वेल इन इंग्लिश। ग्रीक और इंग्लिश में जो ओ टी ई दिया गया है वो सभी कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए। अब यूकैरियोट्स में आप ई यू, यू इसका मतलब समझ लो जो होता है वेल। वेल मतलब क्या, वेल डिफाइंड। यूकैरियोट्स मतलब ऐसे सेल जिसमें जो सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कौन सा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है मतलब क्या, कि वो सेंट्रली प्लेस जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड है। तो ये हो गया उसके वर्ड के मीनिंग। अभी फिर से देख लेते एक बार। प्रोकैरियोट मतलब क्या, कि शुरुआत का ऐसा यूनिट ऑफ लाइफ, शुरुआत का ऐसा सेल जिसमें सेंट्रली इम्पॉर्टेंट पार्ट वो शुरुआत के टाइप का है, मतलब कि उसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अगर वो प्रिमिटिव टाइप का है तो उसमें डेफिनाइट बाउंड्री नहीं है। यूकैरियोट्स मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप का है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यही है सबसे बेसिक डिफरेंस। जो प्रिमिटिव सेल्स थे वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए उसमें वॉल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसलिए उसको बोला गया है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इसलिए उसको बोला गया है ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब ये है कोर्स ऑफ लाइफ, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये होगा बिग बैंग का शुरुआत। यहाँ पे बिग बैंग हुआ है और फिर धीरे धीरे ये पूरा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। यहाँ पे आती है सन की शुरुआत और फिर इधर से अपनी पृथ्वी पे लाइफ की शुरुआत होगी। अगर आप यहाँ पे टाइम लाइन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स की शुरुआत बताइए। अगर आप साइंटिफिक रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं तो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स नहीं मिला है, बल्कि प्रोकैरियोट मिले हैं फॉसिलाइज रॉक में, और वो फॉसिलाइज रॉक की एज बताई जाती है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स 3.5 बिलियन ईयर अगो आए होंगे। प्रोकैरियोट्स के बाद में यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत दी है 3.4 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब प्रोकैरियोट के बाद में आया फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट। मतलब जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई थी फोटोसिंथेसिस होने के लिए, डायरेक्टली यहाँ पे किसी प्लांट की बात नहीं की गई है, बट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला गया है,
जो 3.4 बिलियन ईयर्स के पहले आया था। अब इसके बाद में दिया है यूकैरियोट की शुरुआत। यूकैरियोट्स के पहले है ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट। ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट बोला है 2.7 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद में है 2.1 बिलियन ईयर्स अगो यूकैरियोट की शुरुआत। अगर आप इस कोर्स को देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके कुछ मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद में सोलर सिस्टम डेवलप हुआ। सोलर सिस्टम में अर्थ बना, और अर्थ बनने के बाद में ये जो पूरी लाइफ डेवलप हुई है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स वो थोड़ा फास्ट हुआ है। अब ये जो फास्ट हुआ है इसमें आप देखिए कि प्रोकैरियोट्स, फिर फोटोसिंथेसिस का डेवलपमेंट, ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट, और फिर यूकैरियोट्स का डेवलपमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी प्रिमिटिव टाइप कौन सा है? प्रोकैरियोट, और एडवांस टाइप कौन सा है? यूकैरियोट। पहले फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी और उसके बाद में ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। तो इस तरीके से पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हुई, और पहले आए थे प्रोकैरियोट्स जो अप्रॉक्सीमेटली आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और यूकैरियोट्स इनकी शुरुआत हुई थी 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। अगर इस टाइमलाइन को देखते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स ये प्रोकैरियोट्स से ही डेवलप हुए हैं। अब इसमें डिटेल क्या क्या है ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये देखिए, ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये दो है यूकैरियोटिक सेल। ये है एनिमल टाइप का सेल और ये है प्लांट टाइप का सेल। इसमें आप ये जो स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आने वाले स्लाइड में हम इनके डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया, ये है प्रोकैरियोट टाइप का सेल। इसमें आपको ये बस येलो कलर के प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वॉयलेट ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है और इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और बीच बीच में कुछ ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं या फिर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। फिर इधर आइए, ये है यूकैरियोट का एनिमल सेल। इस एनिमल सेल में देखिए कितनी सारी वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। ये यूकैरियोट का प्लांट सेल। यूकैरियोट के प्लांट सेल में भी आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देगी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें सेलुलर डिफरेंसेस क्या क्या आए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बना कर इसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ये हम अभी देखेंगे। नाउ देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज़। अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कंपैरिजन करते हैं तो हमको कुछ सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन। अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो देखिए, ये है प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आप देखिए ऊपर ये सर्कुलर रीजन दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलर रीजन रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोफिलिक हेड, और नीचे जो येलो कलर में लाइन दिखाई दे रही है ये है हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब इसमें भी लिपिड बाइलेयर है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में भी हमको लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिखाई देती है। मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन में सिमिलैरिटी है। फिर बोला गया है आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है कि डीएनए की सीक्वेंस में कंटिन्यूसली 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एक जेनेटिक कोड को। इन 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से एक अमीनो एसिड कोड होता है, और अमीनो एसिड किसी प्रोटीन का पार्ट होता है। इसी तरीके से अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को देखते हैं, इसमें जो जेनेटिक कोड है वो तकरीबन सेम है, 100% सिमिलैरिटी नहीं है ना। 100% अगर सिमिलैरिटी है तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। यहाँ पे फिर भी वर्ड यूज़ किया गया आइडेंटिकल जेनेटिक कोड, क्योंकि इसमें जो कुछ भी एक्सेप्शन है उसको छोड़ा गया है। बाकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैक्सिमम अमीनो एसिड्स के लिए एक सिमिलर काइंड ऑफ जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। फिर बात है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और राइबोसोम्स की। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इसमें जो बेसिक मैकेनिज्म होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, और दोनों में प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ये सिमिलर काइंड्स की स्टेप इन्वॉल्व होती है। इसीलिए इसमें सिमिलैरिटी के अंडर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को लिया गया है। राइबोसोम की बात कर लेते हैं।
राइबोसोम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, लेकिन ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए प्रोकैरियोट्स को भी राइबोसोम की ज़रूरत है और यूकैरियोट्स को भी राइबोसोम की ज़रूरत है. दैट्स वाई दिस पॉइंट इज टेकन अंडर द सिमिलैरिटीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर्ड कैटाबोलिक पाथवे ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए. नाउ कैटाबोलिक पाथवे क्या होता है? अगर इस वर्ड को आप समझते हैं, कैटाबोलिक पाथवे मतलब डिस्ट्रक्टिव पाथवे. यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और टीसीए बोला है. ग्लाइकोलिसिस और टीसीए ये कब आता है? जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एटीपी बनता है तब. यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट्स के अंडर यहाँ पे पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है, मतलब एक ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है. और फिर इधर क्रेब्स साइकिल दिखाई दे रहा है, ये टीसीए साइकिल है. ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. सिमिलर हमको यूकैरियोट्स में भी दिखाई देता है. मतलब कि एनर्जी को पाने के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म है. फिर बात कर लेते हैं केमिकल एनर्जी कंजर्वेशन बाय एटीपी. जैसा कि आपको यूकैरियोट्स में पता होगा, यूकैरियोट्स में एटीपी को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है ना, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. ये है मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग. माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इनफोल्डिंग्स होता है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, जो एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए हेल्पफुल होता है. सिमिलर काइंड का होता है बैक्टीरिया में. अभी यहाँ पे बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया में भी जो मेम्ब्रेन होता है उसमें थोड़ा फोल्डिंग टाइप का होता है, और बैक्टीरिया में भी जो एटीपी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्सेस लगते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस भी मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं. तो अगर एटीपी बनाने की बात है तो यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है और बैक्टीरियल सेल, इसमें सिमिलैरिटी मिलेगी. अभी बात करते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में है साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स में आता है क्लोरोप्लास्ट. प्रोकैरियोट में जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर उसका आप जनरलाइज स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा. इसमें भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है. इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा. और यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे. ये जो बीच में स्टैक दिखाई दे रहे हैं ये है थाइलाकॉइड्स. दो थाइलाकॉइड के स्टैक को ज्वाइन करने वाले ग्रैना लैमेले, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक सिमिलर काइंड की फैशन में कंडक्ट किया जाता है. अब बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन इंसर्शन. एक बार ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया, फिर कुछ मेम्ब्रेन का डेस्टिनेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो एक मैकेनिज्म है वो थोड़ा सिमिलर काइंड का है. 100% सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पे आ जाता है, क्योंकि बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन पे सिग्नल पेप्टाइड होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में भी उसको डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाते हैं. यूकैरियोट्स में एक जनरल एडिशनल मैकेनिज्म भी होता है जो वेसिकल के फॉर्म में उसको मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ करते हैं. वो एक एडिशनल मैकेनिज्म हो गया. लेकिन इसमें कुछ एस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हमको सिमिलैरिटी मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन प्रोटीन इंसर्शन. नाउ कम टू लास्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दैट इज प्रोटियोजोम. अब ये प्रोटियोजोम क्या होता है, पहले आप वर्ड को समझ लो. प्रोटियोजोम, अगर प्रोटियो को देखते हैं तो आप प्रोटीन, ये उसमें से मीनिंग निकाल सकते हैं. और जोम मतलब बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो प्रोटीन को डिग्रेड करती है. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इन दोनों में भी प्रोटियोजोम पाए जाते हैं. ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का बॉल फिर एक ग्रीन अल्फा बीटा लिखा है, ये एक प्रोटियोजोम का टाइप है प्रोकैरियोट्स में. और यूकैरियोट्स में भी एक सिमिलर काइंड का होता है जिसमें ऐसे प्रोटियोजोम की बॉडीज मिलेगी. तो ये जो प्रोटियोजोम है इनका काम होता है कि प्रोटीन को डिग्रेड करना. एक बार प्रोटीन बन गया, प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट हो गया. अगर उसका प्रोटीन का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है
तो उस प्रोटीन को सेल में रखने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्रोटीन्स को डिग्रेड किया जाता है ताकि जो रॉ मटेरियल है, मतलब अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड उस प्रोटीन को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, उस अमाइनो एसिड को रिकवर किया जाए। तो उस अमाइनो एसिड को रिकवर करने के लिए, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए ये बॉडी होती है प्रोटियोजोम, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जाती है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो सिमिलैरिटीज़ है वो हमने देख लिया। अभी बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए, एक बात दोहराता हूँ मैं कि हमने पृथ्वी में जो लाइफ डेवलप हुई है उसके हिसाब से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की पोजीशन देख ली, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो भी डिफरेंसेस है वो विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से इसमें डिफरेंसेस निकाले गए हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। चलो पहला पॉइंट फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रली प्लेस्ड पर्पल कलर का, वही न्यूक्लियस एनिमल सेल में। ग्रीन कलर के प्लांट सेल में भी आपको एक वॉयलेट कलर का दिखाई दे रहा होगा, वो है प्लांट सेल का न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस को एक डिफाइंड बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वेयर एज प्रोकैरियोट्स में आप ये सेंटर में ग्रीन रेड कलर देखिए, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसको कोई कवरिंग नहीं है। तो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस कैसा हो गया, विदाउट मेम्ब्रेन, सो प्रिमिटिव टाइप। और यूकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल कैसे हो गया, विथ मेम्ब्रेन, मतलब एडवांस टाइप। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। सेकेंड डिफरेंस इज डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो आप देखिए अब कितना बड़ा डीएनए है, इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में, जिसका डायमीटर अगर अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इतने छोटे से न्यूक्लियस में मोर देन 2 मीटर लॉन्ग डीएनए कंसाइजली कम्पैक्टली पैक किया जाता है। तो इतना बड़ा थ्रेड पैक होता कैसे होगा। तो जो यूकैरियोट का डीएनए है वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन के साथ में, यहाँ पे आप छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखिए अब इसको हाईलाइट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आप, इसमें ये जो छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये डीएनए हिस्टोन पे वाउंड होता है और वाउंड होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम बनता है। वेयर एज प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल की। फिर से जैसे आपको पहली बार दिखाया था, ये देखिए प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सभी ऑर्गेनेल कैसे है, ये है मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर भी ये सभी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। वेयर एज प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेल ही नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनेल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। यूकैरियोट्स में दो स्पेशल ऑर्गन है, एक है रेस्पिरेशन के लिए, एक फोटोसिंथेसिस के लिए। यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन के लिए पाया जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसका अगर हमने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर देखा था, पहले की स्लाइड में जो स्ट्रक्चर देखा था तो आपको बताया था कि मेम्ब्रेन की फोल्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस करती है, वैसी ही फोल्डिंग एक बैक्टीरिया में भी होती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं या फिर ध्यान कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में जो एटीपी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा बनती है, क्लोरोप्लास्ट में थोड़ी कम बनती है। अगर आप साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें एटीपी बनती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मेम्ब्रेन में एटीपी बनती है। सिमिलर काइंड का मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो इसका मतलब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनका ओरिजिन भी
प्रोकैरियोटिक टाइप का ही होगा। ये प्रोकैरियोट टाइप का ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है, इसको एक स्पेशल कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। वो एक स्पेशल टॉपिक है, उस पर आपको आगे कभी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि एक ऑर्गेनेल्स होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए, जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन एंड मोटर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन एंड मोटर प्रोटीन, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो एक रस्सी पे चल रही है, जिसके हाथ में एक डंडा है और सर के ऊपर कुछ सामान रखा है। वैसे ही आप इसको इसके बाजू वाले स्ट्रक्चर के साथ इमेजिन कीजिए। अगर ये बाजू का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें देखिए ये जो है ये हो गई रस्सी, और इसमें ये जो जगह है ये हो गई लड़की, और उसके ऊपर ये जो सामान रखा है ये हो गया वेसिकल, जो लड़की के सर के ऊपर है। मतलब क्या हो गया कि ये रस्सी मतलब एक साइटोस्केलेटन है, और इसके ऊपर सर के ऊपर जो सामान रखा है ये हो गया कार्गो मटेरियल। अब साइटोस्केलेटन मतलब रास्ता, और ये रास्ते में से कुछ कार्गो मटेरियल हमको पास करना है, तो कौन करेगा? हमको कुछ मोटार चाहिए और ये मोटार है इस डायग्राम में लड़की, और यहाँ पे एक मोटर प्रोटीन। सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर हमको सेल में मिलता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो देर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइटोस्केलेटन: माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट। इसमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें मोटर प्रोटीन आपको दिखाई देंगे कार्गो मटेरियल को, वेसिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। अभी बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अगर आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ रेड कलर का पार्टिकल येलो कलर के सर्कल के अंदर आ रहा है। ये हो रहा है इसका फैगोसाइटोसिस। और इसी के बाजू में, एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं सब। इसी के बाजू में अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ येलो कलर के सर्कल दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर कुछ डॉट डॉट दिखाई देते हैं। ये हो गया एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? जिसमें रेड कलर का पार्टिकल अंदर है कि कोई एंटीजेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर कर गया उसको इंगल्फ किया जा रहा है। और एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? कोई छोटे छोटे पार्टिकल है जो सेल के अंदर लिए जा रहे हैं। ये दोनों प्रोसेसेस हमको मिलती है यूकैरियोट्स में, वेयर एज in prokaryotes they are not found at all. Now come to cell wall composition. Cell wall composition in prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में जब हम सेल देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और कैप्सूल होता है। अब यूकैरियोट्स में अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। यूकैरियोट में जो प्लांट की सेल वॉल है वो प्लांट की सेल वॉल बनी रहती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिक सब्सटेंसेस से। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल बनी है वो बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकन और लिपोप्रोटीन से। यहाँ पे आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे है नीचे दिया हुआ प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर। Now come to next point, heterozygote and diploidy. अब हेट्रोजाइगोट्स मतलब क्या कि जाइगोट में दो अलग अलग तरीके का कंपोजिशन, हेट्रो मतलब अलग और एक जाइगोटिक कंडीशन, या फिर डिप्लॉइडी मतलब दो तरीके के सेट। यूकैरियोट्स में नॉर्मली बहुत सारी जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है फीमेल का और मेल का। यहाँ पर एक ग्रीन कलर देखिए आप, स्पर्म, और येलो कलर का ओवम। इसमें फीमेल मदर की तरफ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है और फादर मेल की तरफ से अनदर हाफ सेट आता है। मतलब दोनों हाफ हाफ मिल के कंप्लीट सेट बनता है, मतलब डिप्लॉइड। ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स में इतने सारे सेट तो होते ही नहीं, इतने सारे डीएनए क्रोमोसोम होते ही नहीं। प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम होता है, मतलब एक ही डीएनए होता है। ना कम टू मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन। प्रोकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, एक तो वो
बाइनरी फिशन होगा। सबसे नीचे डायग्राम देखिए आप, ये है बाइनरी फिशन, या फिर उसमें एंडोस्पोर बनता है। अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में ये जो पहली डायग्राम है बाइनरी फिशन के बाजू में ऊपर की ग्रीन कलर की पहली डायग्राम, उसमें रेड कलर का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट में से डीएनए अंदर ले रहा है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। नीचे देखिए आप, कुछ ब्लैक कलर का आपको एंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली वायरस है, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल में एंट्री करके उसका डीएनए उसके बॉडी में एंट्री कर गया, और जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तब कुछ पार्ट ऑफ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में एंट्री करता है। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। सबसे नीचे दो बैक्टीरिया एक पाइपलाइन से जुड़े हैं जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाई, कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, एक तो बाइनरी फिशन, या फिर एंडोस्पोर, या फिर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मैक्सिमम वी कैन फाइंड इन केस ऑफ एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखता है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी हैबिटेट के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में दो काइंड के सेल्स आते हैं, एक यू बैक्टीरिया और दूसरे आर्ची बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्ची बैक्टीरिया दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सच एज जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ पे ठंडी बहुत ही ज़्यादा होती है। सैक्रोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स, दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर आर्चियोबैक्टीरिक मेंबर्स। अब बात करती है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का हैबिटेट एक नॉर्मल मेसोफिटिक कंडीशन जैसा होता है। यूकैरियोट्स हमको टेम्परेट, ट्रॉपिकल ये रीजन में भी मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट ज़्यादातर एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं पाए जाते। दे आर नॉट एक्सट्रीमोफाइल्स, वेयर एज प्रोकैरियोट्स दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। अभी यहाँ पे आप देखिए एक सेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर दिया है। ये है एनिमल सेल, और एनिमल सेल में आपको अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल देखने को मिलेंगे। ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्रोमेटिन जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। ये न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंपैक्ट कंप्लीट न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। अभी देख लेते हैं डाइवर्सिटी। अब प्रोकैरियोट्स हमने बोला था कि ये कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स हैं और कुछ यू बैक्टीरिया टाइप के हैं। तो इसमें जो दिखाई दे रहे हैं ये यू बैक्टीरिया है सब। अब इसमें आप देख लीजिए कि बैक्टीरिया के सेल के शेप में वैरायटी कितनी होती है। कुछ स्पेरिकल है, कुछ सिंगल लाइन में है, यूनिसीरिएट है, कुछ 2 यूनिट में है, कुछ टेट्राइड में है। इसके बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दिए। अगर स्पेरिकल है तो कोका है, अगर सिलेंड्रिकल है तो बैसिलस, और कुछ डिफरेंट शेप्स है तो विब्रियो, स्पिरुलिना, ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। इतनी डाइवर्सिटी मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में। यूकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें ये साइड हो गया एनिमल सेल और ये साइड हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल में मसल सेल, ब्लड सेल्स, ये है इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, नर्व सेल, न्यूरॉन, कार्डियक सेल, लीवर, इंटेस्टिनल, और ये स्टेम सेल। ये अलग अलग टाइप के एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फिर प्लांट में देख लीजिए आप पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद गोल दिख रहे हैं ये है एरेनकाइमा। ये है जाइलम के डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये है फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट हो या एनिमल हो बहुत वैरायटी होती है सेल में। वेयर एज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये तो होता ही एक सिंगल सेल का है, तो इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो आशा करता हूँ आप सब ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा। क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको कुछ भी सवाल रहे, कुछ भी पूछना रहे, या फिर कोई सजेशन रहे, तो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। यह है हमारा यूट्यूब चैनल प्लांट साइंस फोरम। थैंक यू।